देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर हाँ है। अच्छा, हम लोग का जो न्यूमेरिकल्स चल रहा था, जो प्रैक्टिकल था वो तो कंप्लीट हो गया था, बहुत सारे हम लोगों ने किया। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे कैपेसिटी प्लानिंग, वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो आज कंप्लीट कर लेंगे। थियोरिटिकली यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो एक बार जस्ट याद दिला देते हैं कि हम लोगों ने कैपेसिटी प्लानिंग में क्या क्या पढ़ा था। कैपेसिटी प्लानिंग में हम लोगों ने दो वर्ड देखा, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोगों ने इसको दो वर्ड में पहले स्प्लिट कर लिया था, एक कैपेसिटी और एक प्लानिंग। कैपेसिटी मतलब क्या अवेलेबिलिटी है, क्या एबिलिटी है, ठीक है। अब वो एबिलिटी इन टर्म ऑफ मशीन भी हो सकता है, इन टर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। हम लोग कैसे काम करवा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमन ओरिएंटेड काम है कि मशीन ओरिएंटेड। तो देखो क्या था, कैपेसिटी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, की एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हम लोग कितना काम कर सकते हैं या फिर करवा सकते हैं, थ्रू मशीन हो या वर्कर हो। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिया था 10,000 मशीन्स, एक मशीन का हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, 10,000 पर डे प्रोड्यूस कर सकता है, मैक्सिमम आउटपुट 8,000 पर डे हम लोगों को मिला, ठीक है। मतलब हम लोगों ने प्रोड्यूस किया, ऐसा एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने। प्लानिंग का मतलब है कि हम लोग प्लान करेंगे कि कैसे करके इस कैपेसिटी को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड, वट एवर वी डिसाइड इन एडवांस फॉर डूइंग एनी फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर में जिस काम को हमें परफॉर्म करना है उसको कैसे करना है, उसके लिए अगर हम लोग कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, हाउ शुड बी डन एंड व्हेन शुड बी डन, ये तीन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग यही होता है, कोई भी चीज का प्लानिंग देख लो, ठीक है। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसी को प्लानिंग बोलते हैं। और कैपेसिटी का जब हम लोग प्लानिंग करेंगे, कैपेसिटी के बारे में कि हम लोग के पास क्या एबिलिटी है, अगर हम लोग कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो वही बिजनेस के प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो उसके केस में, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर हमें मैन्युफैक्चरिंग ही मिलेगा। तो दोनों को मिला के कैपेसिटी प्लानिंग बन रहा है, ठीक है। कैपेसिटी प्लानिंग एक प्रोसेस है जिससे हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम लोग का प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू मीट द चेंजिंग डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। यहाँ पर एग्जांपल भी लिया था कि जो प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस करें उसका डिमांड मार्केट के कंडीशन के ऊपर अप एंड डाउन हो सकता है, हमेशा डिमांड बढ़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, डिमांड कम या ज्यादा हो सकता है। तो अगर डिमांड कम या ज्यादा, चेंजिंग डिमांड जो भी होगा उसे हम लोग कैसे मीटअप कर पाएंगे, उसके लिए अगर हम लोग कोई प्लानिंग रखते हैं तो उसको बोला जाता है कैपेसिटी प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए कैपेसिटी प्लानिंग जब हम लोग कर रहे हैं, किस तरह का कैपेसिटी प्लानिंग करें हम लोग। अगर लेबर ओरिएंटेड काम करें तो लेबर का क्या चेंजेस होगा या क्या कैपेसिटी है वो देखना पड़ेगा, मशीन का क्या कैपेसिटी है वो देखना पड़ेगा। अगर मिक्स्ड अप है तो मिक्स्ड अप, हाउ मच कैपेसिटी इज नीडेड, कितने लेबर है और कितने लेबर चाहिए या कम करना है, कितने मशीन है और कितना एडिशनल मशीन चाहिए या रिड्यूस करना है। व्हेन द कैपेसिटी इज नीडेड, कब चाहिए, मतलब कैपेसिटी जो इंक्रीज करे वो कब करना है, या फिर डिक्रीज कर रहे हैं कब करना है, आज ही करना है, कल से करना है, 2 दिन बाद करना है, ये सब, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स लिखने का जरूरत नहीं, एग्जाम में ये मेन पॉइंट लिखना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखो आज स्टार्ट करते हैं, वाई वी नीड टू डू कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग करने का जरूरत क्या है, वाई वी नीड टू डू कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग करने का जरूरत क्या है, पहले हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही जानते हैं कि क्यों कैपेसिटी प्लानिंग करना चाहिए। कैपेसिटी प्लानिंग करने से बेनिफिट क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास अभी फिलहाल क्या कैपेसिटी है, हम लोग इसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्यों इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज। अगर नॉर्मली इंक्रीज का ही बात सोचा जाता है, सबको अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे ही देखना चाहते हैं, तो इंक्रीज क्यों करेंगे, चाहे अगर हम लोग लेबर ज्यादा लगाना है या मशीन ज्यादा लगाना है पहले के हिसाब से, तो ये जो प्लानिंग है इसी को तो कैपेसिटी प्लानिंग बोला जाता है, अभी हम लोगों ने देखा। लेकिन इसको करने का जरूरत क्या है, इससे ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि मार्केट में जब भी कुछ डिमांड का इंक्रीज या डिक्रीज
होगा तो हम लोग उसके साथ कोप अप कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए कैपेसिटी प्लानिंग का जरूरत होता है, इससे हमारे बिजनेस का ग्रोथ होगा, ठीक है। अगर मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का बहुत डिमांड है बट हम लोगों ने कैपेसिटी प्लानिंग किया ही नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है कैपेसिटी प्लानिंग। फ्यूचर का ग्रोथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर ग्रोथ जो है उसको बिजनेस बिजनेस का फ्यूचर ग्रोथ हम लोग मतलब काम में लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि फ्यूचर ग्रोथ तो था बट हम लोगों ने कैपेसिटी प्लानिंग नहीं किया तो वो वेस्टेज हो गया, ठीक है। बिजनेस को एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या हो सकता है, मार्केट ट्रेंड के साथ चल सकते हैं, हम लोग अपना सेल फोरकास्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का बेनिफिट हमें मिल जाएगा अगर हम लोग कैपेसिटी प्लानिंग के साथ चलेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2 पॉइंट के साथ आंसर लिखेंगे, 2 पॉइंट में आंसर लिखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट, कैपेसिटी प्लानिंग is to be carried out keeping in mind। क्या क्या चीज दिमाग में रख के हमें कैपेसिटी प्लानिंग करना चाहिए, फ्यूचर ग्रोथ, बिजनेस एक्सपांशन, मार्केट ट्रेंड, सेल फोरकास्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग कैपेसिटी प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हम लोग जिस प्रोडक्ट के लिए कैपेसिटी प्लानिंग कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसका सेल फोरकास्ट क्या है, क्या वो आगे जाके और भी ज्यादा सेल होगा। अगर और भी ज्यादा सेल होगा तो हम लोग अपना कैपेसिटी प्लानिंग करना स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे, चाहे वो लेबर ओरिएंटेड बेसिस पे हो चाहे वो मशीन ओरिएंटेड, वो तो डिपेंड करेगा कि कैसा काम है हमारा, ठीक है। मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, जो प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं क्या मार्केट ट्रेंड जो है वो अप की तरफ है, मतलब इस प्रोडक्ट का ट्रेंड जो है ये चलता ही जाएगा, आगे जाके इसका डिमांड और भी ज्यादा होगा तो सेल भी बढ़ेगा। तो हमें अपना कैपेसिटी प्लान करके रखना चाहिए कि जैसे ही डिमांड बढ़ेगा हम लोग उस डिमांड को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे, मार्केट में कस्टमर के डिमांड के साथ हम लोग चल पाएंगे। बिजनेस एक्सपांशन, ठीक है। तो बिजनेस एक्सपांशन अगर हमें करना है तो हमें कैपेसिटी प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। फ्यूचर ग्रोथ भी देखना पड़ेगा, जो फ्यूचर ग्रोथ है हमारे प्रोडक्ट का अगर वो है तो उसके लिए हमें कैपेसिटी प्लान करना चाहिए ताकि हम लोग जो आने वाला डिमांड है उसके साथ मीट कर पाए, ठीक है। प्रोडक्शन लेवल जो है, ये पॉइंट 1। पॉइंट 2, कैपेसिटी प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग। क्यों कैपेसिटी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या लिखा था, ये लिखा था कि जब हम लोग कैपेसिटी प्लानिंग करेंगे तो ये सारे चीज हमें ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। ये मेन 4 पॉइंट ध्यान में रख के कैपेसिटी प्लानिंग करना चाहिए। और कैपेसिटी प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग, ठीक है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सफिशिएंट, पहला पॉइंट है सफिशिएंट कैपेसिटी इज required to meet the customer demand।
तो हम लोग कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं कि कैपेसिटी प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग। क्यों हम लोग कैपेसिटी प्लानिंग करेंगे, हम लोग का मेन क्वेश्चन वही था, व्हाई वी नीड टू डू कैपेसिटी प्लानिंग, ठीक है, जिसको हम लोग 2 पॉइंट में लिखेंगे। तो अब हम लोग मेन आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। इसके पहले ये थोड़ा सा हम लोगों ने इंट्रो जैसा दे दिया कि अगर हम लोग कैपेसिटी प्लानिंग करेंगे तो क्या क्या ध्यान में रख के करेंगे, क्या क्या पॉइंट है जो हमारे दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग मेन आंसर लिख रहे हैं कि कैपेसिटी प्लानिंग करने का जरूरत क्या है। सफिशिएंट कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड टू मीट द कस्टमर डिमांड। मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का अगर डिमांड हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिमांड हो जाता है कस्टमर के तरफ से, ठीक है, तो हमारे पास इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि हम लोग कस्टमर के डिमांड को फुलफिल कर पाए, ठीक है। तो सफिशिएंट कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड टू मीट द कस्टमर डिमांड, ठीक है, टू मीट द कस्टमर डिमांड। नेक्स्ट लिखेंगे कैपेसिटी अफेक्ट द cost efficiency of operations। कैपेसिटी अफेक्ट द कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। कैपेसिटी प्लानिंग अगर हम लोग कर लेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो काम ऑपरेशन यानी एक्टिविटी, ठीक है, ये तो हम लोग एकदम फर्स्ट क्लास में ही पढ़ रहे थे ना, एकदम जब क्लास ये ओएमएसएम का जब हम लोग फर्स्ट क्लास पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव ये सब पढ़ा था हम लोगों ने। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है वो भी पढ़ा था, क्योंकि टॉप जो सब्जेक्ट है उसका नाम ही तो है ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो कैपेसिटी अगर हम लोग कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं तो ये हमारे कॉस्ट को इफेक्ट करेगा। कैसे, अगर हम लोग पहले से अपना कैपेसिटी प्लानिंग करके रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितने मशीन का एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगा अगर रिक्वायरमेंट है, या फिर कितने लेबर का एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगा, या फिर कुछ और चीज। हमेशा लेबर और मशीन से ही हम लोग अपना कैपेसिटी प्लानिंग करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारा फैक्टर्स हो सकता है। लेकिन हम जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हमें मशीन को इंक्रीज करना है तो कितना, लेबर इंक्रीज करना है, पावर अगर इंक्रीज करना है, बहुत सारे सेक्टर में ही हमारा कैपेसिटी प्लानिंग हो सकता है। तो अगर हम लोग पहले से ही प्लान करके रखेंगे तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा। क्यों, अगर अचानक से बहुत ज्यादा डिमांड आ गया तो हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितना लेबर लगाए, तो कस्टमर के डिमांड को फुलफिल करने के लिए जहां 15 लेबर लगाने से एक्स्ट्रा हो जाता, हम लोगों ने डर से 20 लेबर लगा लिया कि भाई हमारा गुडविल बर्बाद ना हो, कम से कम कस्टमर का डिमांड फुलफिल हो जाए। बट अगर कॉस्टिंग करके देखेंगे तो देखा गया कि वो बिल्कुल लॉस है, क्योंकि उतने लेबर का जरूरत ही नहीं था, या फिर कम लगा लिया तो डिमांड फुलफिल नहीं हुआ, मार्केट में फिर नाम खराब होगा। तो वही चीज है, तो कॉस्ट एफिशिएंसी फिर कैसे होगा, मतलब कम पैसा लगाने से वहां पर प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, वो भी बेकार है। ज्यादा लगा देंगे तो प्रोडक्ट तो बिक गया बट लॉस में चला गया, ठीक है, खर्चा ज्यादा हो गया। तो कैपेसिटी प्लानिंग अगर हम लोग करेंगे ये हम लोग के कॉस्ट एफिशिएंसी को इस तरह से इफेक्ट करेगा, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब ही क्या था, कम टाइम में, मतलब सही टाइम में सही काम करना है, और उसमें कॉस्ट भी हमारा जितना ठीक ठाक लगे, ठीक है, ज्यादा ना हो। हम लोग को कम पैसे में क्या करना है, कम पैसा मतलब ये नहीं कि क्वालिटी खराब करना है। एफिशिएंसी का मतलब है रिसोर्सेस का सही यूटिलाइजेशन करना, ठीक है, विदाउट एनी वेस्टेज। अगर हम लोग अपना एक्टिविटी को कर लेते हैं तो वही कैपेसिटी प्लानिंग अगर हम लोग करेंगे तो ये हम लोग के कॉस्ट एफिशिएंसी को भी इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए लिखा है कैपेसिटी अफेक्ट द कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कैपेसिटी क्रिएशन requires on इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, कैपेसिटी जो है, अगर हम लोग कैपेसिटी प्लानिंग करेंगे इससे क्या होगा, हम लोग का अपना इन्वेस्टमेंट जो है उसका कितना इन्वेस्ट करना है ये भी हमें पता चल जाएगा। क्यों, देखो, अगर हम लोग को लग रहा है कि 2-4 मशीन खरीदना पड़ेगा तो वो तो एक लार्ज इन्वेस्टमेंट है। अगर ज्यादा लेबर लगाना पड़ेगा, ज्यादा स्टॉक, कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ और चाहिए, तो हर एक चीज में तो एक इन्वेस्टमेंट होता है। नया अगर हम लोग कुछ भी एडिशन करना चाहते हैं अपने बिजनेस में किसी भी रेस्पेक्ट में हो तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो कैपेसिटी प्लानिंग रहेगा तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट का क्या जरूरत है वो भी हम लोग पता कर पाएंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। नहीं तो हो सकता है कि हम लोगों ने ज्यादा
ज्यादा कम कर दिया। तो कैपेसिटी प्लानिंग करने से क्या होगा, हम लोग का इन्वेस्टमेंट का जो इफेक्ट है वो भी पता चलेगा। नेक्स्ट लिखेंगे, कैपेसिटी प्लानिंग is the first step when an organization decided to produce more product or new product। अच्छा, देखो ये लास्ट पॉइंट क्या है, कैपेसिटी प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट। कैपेसिटी प्लानिंग कब मेनली किया जाता है, फर्स्ट स्टेप कब होता है, हमें कैपेसिटी प्लानिंग करने का क्या जरूरत है, अगर हमारा एग्जिस्टिंग डिमांड जो है वो स्टैग्नेंट हो चुका है, मतलब उसमें और कोई चेंजेस नहीं है, तब तो कैपेसिटी प्लानिंग करने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर कैपेसिटी प्लानिंग हम लोग तभी करेंगे अगर मार्केट में हमारा क्या हो रहा है, मार्केट में हमारा बिजनेस का फ्यूचर ग्रोथ है, हमारा बिजनेस एक्सपेंशन करने का जरूरत है, मार्केट ट्रेंड बता रहा है कि प्रोडक्ट सेल ज्यादा होने वाला है, तो हम लोग को कैपेसिटी प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन को ही कैपेसिटी प्लानिंग करना पड़ता है, एक तो जो नए हैं, ठीक है, जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उसके लिए कैपेसिटी प्लानिंग करने का जरूरत होगा कि ये नया प्रोडक्शन जो करेंगे इसके लिए हमें कितने क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, तो वही कैपेसिटी प्लानिंग करना पड़ेगा। या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का अगर डिमांड वगैरह चेंज हो रहा है, तो हम लोग ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, देन हमें कैपेसिटी प्लानिंग करने का जरूरत पड़ सकता है। तो इसीलिए ये पॉइंट लिखा हुआ है कि कैपेसिटी प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड टू प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट, मतलब एडिशनल प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट, ये दोनों केस में ही कैपेसिटी प्लानिंग का जरूरत होता है। तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्वेश्चन आता है एक्चुअली, व्हाई वी नीड टू डू कैपेसिटी प्लानिंग, तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि कैपेसिटी प्लानिंग करते वक्त क्या क्या पॉइंट, क्या क्या फैक्टर्स हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हमारा बिजनेस का फ्यूचर ग्रोथ है, बिजनेस एक्सपांशन करने का कोई बात है, या फिर मार्केट ट्रेंड ऐसा है कि बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ आ सकता है, सेल फोरकास्ट अगर हमें बता रहा है कि प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा सेल है, देन हमें कैपेसिटी प्लानिंग जब करेंगे तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये सब है देन हमें कैपेसिटी प्लानिंग करना चाहिए। ठीक है, और क्यों करेंगे कैपेसिटी प्लानिंग करने से, हमारा जो मॉनिटरी जो इन्वेस्टमेंट है वो सही होगा, यानी कि पॉइंट सी देख लो और पॉइंट बी देख लो, ये सब मिला के हो जाएगा, हम लोग कस्टमर के डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, और उसके लिए हम लोगों को क्या, अगर हम लोग पहले से ही प्लान कर चुके हैं तो हमारा कॉस्ट इफेक्टिवली हम लोग अपना एक्टिविटी को आगे बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी सही जगह पे होगा। और अगर हमें कैपेसिटी प्लानिंग तभी करना चाहिए अगर हम लोग नए हैं, मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और या फिर अगर हम लोग एडिशनल प्रोडक्ट जो है और भी प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ही हमें कैपेसिटी प्लानिंग का जरूरत होता है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट। पॉइंट तो कुछ नहीं लिखा है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कितने टाइप्स ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग, कितने तरह का कैपेसिटी प्लानिंग कर सकते हैं, टाइप्स। ठीक है, तो मेनली दो टाइप्स का होता है, तो लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग, दो तरह का कैपेसिटी प्लानिंग होता है। फर्स्ट है
लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। सेकंड है शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। पॉइंट वन ले लेते हैं, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब क्या होता है। देखो नाम से ही पता चलेगा कि ये कुछ टाइम ड्यूरेशन का बात होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ये सब टैक्स वैक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग मतलब कैपेसिटी प्लानिंग जो कर रहे हैं एक ज्यादा टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं। तो देखो इसका डेफिनेशन एक्चुअली में क्या होगा। इट रेफर्स टू दोज प्लान्स where investment in new facilities and requirement this plan cover a 2 years of time। अच्छा देखो, तो टाइम पीरियड तो समझ में आ रहा है। कम से कम 2 साल के लिए अगर हम लोग कोई कैपेसिटी प्लानिंग करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। क्या बोला है, इट रेफर्स टू दोज प्लान्स वेयर इन्वेस्टमेंट इन न्यू फैसिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये वो सारे प्लान को रेफर कर रहा है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं इन न्यू फैसिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट। नए नए फैसिलिटीज और रिक्वायरमेंट में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। मतलब अगर हम लोग ऐसा जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हम लोगों ने क्या किया, उसमें और भी नए फैसिलिटीज और रिक्वायरमेंट को एडिट कर दिया। जैसे मान लो फोन, पहले पहले जो था, पहले ऐसे मोबाइल फोन नहीं था। अगर मोबाइल का ही इंक्रीमेंट हम लोग देखें तो पहले कीपैड वाला आता था, ब्लैक एंड व्हाइट आता था, फिर वहां से कलर कलर वाला मोबाइल हो गया, स्क्रीन टच हो गया, छोटा स्क्रीन था, फिर वहां से बड़ा स्क्रीन। ठीक है, तो बहुत सारा मॉडिफिकेशन अगर मोबाइल के केस में देखो उसमें हुआ है। अगर कंप्यूटर में भी देखो तो पहले तो ये लैपटॉप नहीं था जिसको हम लोग कहीं पर भी लेके जा सकते, जो बैटरी से चल सकता है, ऐसा नहीं था। पहले तो हम लोगों का जो मॉनिटर लगा के जो सिस्टम में होता था, यानी डेस्कटॉप जो था उसका अलग सिस्टम था। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई भी चीजों में हम लोग मॉडिफिकेशन देख रहे हैं तो वो एक प्लान करके ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने किया होगा। ठीक है, तो इट रेफर्स टू दोज प्लान्स, ये वो सारे प्लान है वेयर इन्वेस्टमेंट इन। क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्यों कैपेसिटी प्लानिंग किया, क्योंकि हम लोग न्यू फैसिलिटीज लाना चाहते हैं या फिर जैसा फैसिलिटी है उसमें और भी एड ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल करना चाहते हैं। तो ये इस तरीके का प्लान को करने में बहुत टाइम लगता है। कम से कम 2 साल के लिए अगर हम लोग ऐसा प्लान करते हैं, 2 साल में ऐसा कोई फैसिलिटी लाएंगे सोचते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। ठीक है, इट रेफर्स टू दोज प्लान्स वेयर इन्वेस्टमेंट इन न्यू फैसिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट। दिस प्लान कवर ए 2 years ऑफ टाइम, 2 साल का टाइम इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। सेकेंड लिखेंगे ये वाला शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग में क्या होगा, इट रेफर्स टू दोज प्लान्स
which take into account workforce size, overtime budget, investment, etc. अच्छा, शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब क्या होगा? देखो, it refers to those plans which take into account workforce size. ठीक है, ये छोटा छोटा प्लानिंग है, जैसे कि हमें कितने लोगों को काम पे रखना चाहिए, वर्क फोर्स साइज, ठीक है, ओवर टाइम बजट, अगर ओवर टाइम करवाएंगे तो कितना तक का ओवर टाइम करवा सकते हैं, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दे सकते हैं, 15,000, 20,000, कितना दे सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, एटसेट्रा, ये सब जो है, ठीक है, इस तरह का प्लानिंग को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। ठीक है, कितना स्टॉक का रिक्वायरमेंट है, इस तरह के प्लानिंग को बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। ये देखो यहाँ पर होगा, ये देखो, विच टेक्स इनटू अकाउंट वर्क फोर्स साइज, ओवर टाइम बजट, इन्वेंट्रीज, एटसेट्रा। अच्छा, ये सॉरी, ये इन्वेस्टमेंट लिख दिया मैंने, ये इन्वेंट्रीज होगा, सॉरी, ये इन्वेंट्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं। ठीक है, मतलब स्टॉक मैनेजमेंट। ठीक है, ये छोटा छोटा चीज जो हम लोग एक छोटे टाइम पीरियड के लिए कर सकते हैं, कि कितना ओवर टाइम दे सकते हैं। ओवर टाइम का कब जरूरत होता है? जब स्पेसिफिकली डिमांड वगैरह ज्यादा हो जाता है, तब ओवर टाइम का जरूरत होता है। तो इसके लिए कुछ लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लान करने का जरूरत नहीं है। मेरा इतना डिमांड आया है, मुझे कितना ओवर टाइम करवाना पड़ेगा, मुझे कितना स्टॉक रखना चाहिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो रॉ मटेरियल कॉस्टिंग में पढ़ चुके हो ग्रुप 1 में, वर्क फोर्स साइज, ठीक है, कितने लेबर का रिक्वायरमेंट है, या फिर कितने मशीन में कितने लेबर को काम करवाना है, इस तरह का जब हम लोग कैपेसिटी प्लान करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे इफेक्टिव, अच्छा, हाउ टू आइडेंटिफाई इफेक्टिव कैपेसिटी प्लानिंग, ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई इफेक्टिव कैपेसिटी। इफेक्टिव capacity can be determined by giving due consideration to the following factors. Effective capacity can be determined by giving due consideration to the following factors. इफेक्टिव कैपेसिटी प्लान कैसे करें? इफेक्टिव मतलब जो हमारे कॉस्ट को भी बचाएगा, ऐसा कैपेसिटी प्लानिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं? कॉस्ट को भी बचाएगा, टाइम पे भी पूरा डिमांड पूरा होगा, जो भी डिमांड आएगा उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। तो इफेक्टिवली हम लोग कैसे कैपेसिटी प्लान कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इस पे थ्योरी क्वेश्चन आता है। पहला है फैसिलिटीज। ठीक है, फैसिलिटीज यानी कि प्रोडक्ट का डिजाइन,
लोकेशन, लोकेशन लेआउट मतलब लोकेशन यहाँ पर इसका मतलब होता है फैक्ट्री के अंदर का बात हो रहा है, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर मशीन का लोकेशन क्या है, कहाँ पर कौन सा मशीन है, लोकेशन। लेआउट, किसी भी तरह का लेआउट हो। एनवायरनमेंट, एटसेट्रा। अच्छा, नेक्स्ट हो जाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है हम लोग का प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होगा वो भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। और प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स मतलब कितने तरह का प्रोडक्ट बन रहा है, मोर देन वन प्रोडक्ट होने से प्रोडक्ट मिक्स होता है, ठीक है। क्या क्या टाइप ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। तो अगर हमें इफेक्टिवली कैपेसिटी प्लान करना है तो हमें क्या क्या देखना चाहिए कि हमारा फैसिलिटीज क्या क्या है, फैसिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन फैसिलिटीज क्या है, लोकेशन फैसिलिटीज क्या है, लेआउट फैसिलिटीज क्या है, एनवायरनमेंट फैसिलिटीज क्या है, ठीक है। प्रोडक्ट के केस में कौन सा प्रोडक्ट डिजाइन करना है, कितने सारे प्रोडक्ट मिक्स है, ये सब हमें ध्यान में अगर रख के हम लोग कैपेसिटी प्लानिंग करेंगे तभी वो इफेक्टिव होगा, अदरवाइज इफेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट प्रोसेस, प्रोसेस के केस में क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो अगर हमें इफेक्टिव कैपेसिटी जो है, इफेक्टिव कैपेसिटी प्लानिंग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी कितना प्रोसेस, मतलब प्रोसेसिंग के थ्रू से कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर हो, किलो हो, पीसेस हो, जैसे भी हो रहा है, यूनिट कुछ भी क्यों ना हो, कितने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं। और सिर्फ क्वांटिटी से नहीं चलेगा, हमें क्वालिटी भी मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना क्वालिटी मेंटेन करे हम लोग क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, इससे कोई फायदा भी नहीं होगा। तो हमें क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी दोनों चीज को ही ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ये हो जाता है प्रोसेस का जो यहाँ पर फैक्टर है, प्रोसेस का फैक्टर इस तरह से इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट हो जाएगा ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में कंपेंसेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, जॉब डिजाइन एटसेट्रा, मोटिवेशन, जॉब डिजाइन एटसेट्रा। अच्छा, ये क्या है, ह्यूमन फैक्टर कैसे हम लोगों को इफेक्टिव कैपेसिटी प्लानिंग दे सकता है। ह्यूमन फैक्टर के केस में हमें देखना चाहिए कि हमें कितना कंपेंसेशन करना पड़ेगा, कितना हम लोग कर सकते हैं। अगर नए वर्कर को ले रहे हैं तो कितना ट्रेनिंग देना पड़ेगा उन्हें, उन्हें किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेशन क्या, जॉब डिजाइनिंग मतलब उनको बताना तो पड़ेगा कि क्या काम के लिए आपको रखा गया है, आपको क्या परफॉर्मेंस देना है, किस तरह का काम करना है। तो ह्यूमन फैक्टर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशनल फैक्टर। मटेरियल, मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। इक्विपमेंट ब्रेकडाउन। अच्छा,
तो ऑपरेशनल फैक्टर में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग कैपेसिटी प्लानिंग कर रहे हैं, कि मेटेरियल मैनेजमेंट, कि हम लोग मेटेरियल मैनेजमेंट किस तरह से कर रहे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन, ये सारा चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, तब जाके हम लोग इफेक्टिव कैपेसिटी प्लानिंग कर सकते हैं कि हमारा मेटेरियल कितना कितना जरूरत होता है, क्या होता है, नहीं होता है, वो भी तो कैपेसिटी प्लानिंग का। अगर मान लो हम लोग 1,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब हम लोग 10,000 यूनिट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए 1,000 का क्या मेटेरियल मैनेजमेंट था, तो 10,000 का क्या होगा, कितना क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहिए, मतलब कितना स्टॉक इन हैंड रखना चाहिए, कितना मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका क्वालिटी मैनेज कैसे होगा, रिपेयर्स मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ेगा कि उस पर हमारा कितना खर्चा होता है। अगर हम लोग प्रीवियस देखे 1,000 यूनिट का रिपेयर मेंटेनेंस इतना हो रहा था, तो करेंटली कितना होगा, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन कितना होता है, तो उसके लिए क्या हम लोग सपोर्ट सिस्टम रख रहे हैं, ये सब हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब का अलग अलग चैप्टर भी है तुम लोग का ओएमएसए में, मटेरियल मैनेजमेंट का, क्वालिटी मैनेजमेंट का, रिपेयर्स मैनेजमेंट का, ठीक है। तो ये मेन फैक्टर्स होता है, ठीक है, ये मेन फैक्टर्स है इफेक्टिव कैपेसिटी प्लानिंग करने का। इफेक्टिव कैपेसिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स पे हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। एक तो फैसिलिटी, क्या डिजाइन फैसिलिटी है, लोकेशन, लेआउट, इन्वायरमेंट, ये सब फैक्ट्री के अंदर का बता रहा है। फैक्ट्री के अंदर क्या डिजाइनिंग किया हुआ है, किस तरह से जो है मशीन रखा हुआ है, ठीक है, दैट इज मशीन का लेआउट्स, लोकेशंस क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, जो काम हो रहा है वहां पर एनवायरनमेंट क्या है, प्रोडक्ट का डिजाइन, प्रोडक्ट मिक्स, अगर बहुत सारा प्रोडक्ट हो रहा है तो कितना सारा हो रहा है, सबके हिसाब से कैपेसिटी प्लानिंग होगा। प्रोडक्ट का डिजाइनिंग क्या है, क्वालिटी क्या कैसे दे रहा है, क्वांटिटी कैसे हो रहा है प्रोडक्शन, ठीक है। अगर ह्यूमन फैक्टर्स को ध्यान में रखें तो क्या हमें उन नए लोग रखने पे उनको ट्रेनिंग देना, मोटिवेशन करना, उनको जॉब डिजाइन समझाना, उनको कंपेंसेट करना, तो ये सब जो है ह्यूमन फैक्टर हो जाएगा। और ऑपरेशनल फैक्टर मतलब ये सब, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और एक पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी को किस तरह से मेजर करें, मतलब चाहे वो इन टर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो इन टर्म ऑफ मशीन हो, अगर हमें इंक्रीज करना पड़ रहा है तो हम लोग कैपेसिटी को किस तरह से मेजर करेंगे। तो कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट, अगर हम लोग प्लांट का कैपेसिटी मेजर करते हैं तो किस तरह से होगा, देखो, कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट इज यूजुअली expressed as the rate of output। तो कैपेसिटी, अगर कोई प्लांट का कैपेसिटी बोले तो वो हमेशा आउटपुट के ऊपर मेजर होता है। आउटपुट के ऊपर मेजर होता है मतलब 1 घंटे में कितना किलो प्रोडक्शन हुआ, या 1 घंटे में कितना यूनिट हुआ, या फिर 1 वीक में कितना हुआ। तो कैपेसिटी जो है प्लांट का, वो हमेशा उसके आउटपुट के ऊपर ही मेजर किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल क्या, ये मेन मेन पॉइंट ही है, देख लो, ये एग्जाम्पल ले, जैसे कि यूनिट पर आवर, यूनिट पर आवर, ये समझाता है कि 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ये कैपेसिटी प्लांट का बताने के लिए हम लोग जो रेट ऑफ आउटपुट यूज करते हैं, दैट इज यूनिट पर आवर, या फिर हो सकता है यूनिट पर मंथ। 1 महीने में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इसको समझाने के लिए यूनिट पर मंथ। यूनिट पर वीक भी हो सकता है, अगर हम लोग वीकली वीकली प्रोडक्शन देखें, यूनिट पर वीक। यूनिट पर डे, पर डे से भी हम लोग कैपेसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।
अच्छा, ये तो हुआ, ये इतने सारे पॉइंट हो गए कि हम लोग कैपेसिटी जो है प्लांट का उसका रेट ऑफ आउटपुट से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक प्लांट में बहुत सारा प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, बहुत सारा मीन्स क्वांटिटी में बहुत सारा नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट, सिर्फ क्वांटिटी में नहीं, अगर अलग अलग हो रहा है, जैसे ए बी सी डी चार तरह का प्रोडक्ट हो रहा है, ए बी सी डी, ठीक है, इसका अपना क्वांटिटी है, इसका अपना क्वांटिटी है, इसका अपना क्वांटिटी, इसका अपना क्वांटिटी है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में चार तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है तब मेजरमेंट जो है वो आउटपुट के ऊपर नहीं बनेगा, ठीक है। तब उसे मॉनिटरी वैल्यू में बताया जाता है कि ए प्रोडक्ट 10,000 का बना, बी प्रोडक्ट 50,000 का बना, ठीक है, इस तरह से बताया जाता है। तो देखो पॉइंट भी ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू वगैरह में भी आ सकता है कि अगर प्लांट, सॉरी, अगर बिजनेस में मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनता है, तो बट इफ द फर्म, चाहो तो यहाँ पर स्टार भी लगा सकते हो क्योंकि इससे एमसीक्यू आ सकता है, बट इफ फर्म प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट, देन measurement should be determined in monetary value। अगर हम लोग फर्म जो प्रोड्यूस कर रहा है अगर वो मोर देन वन टाइप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है, तब हम लोग उसको पर डे ऐसे करके नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों? क्योंकि एक घंटे में प्रोडक्ट बन रहा है, एक घंटे में तो चार पांच रकम का प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका आउटपुट एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे? तब हम लोग उसे जो आउटपुट के हिसाब से नहीं कैलकुलेट करते कि यूनिट पर आवर निकाल लिया कि पर मंथ, पर वीक, पर डे, तब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितने रुपीस का हम लोगों ने प्रोडक्शन जो है मिला, कितना आउटपुट मिला, 10,000 रुपए का, 50,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, तो तब मनीटरी टर्म में वैल्यू किया जाएगा। तो अगर एमसीक्यू आता है तो इस पे आता है, ठीक है, मनीटरी वैल्यू, ये हमें आंसर लिखना पड़ता है, लेकिन ये पॉइंट ये है, ठीक है, कि अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा तब हम लोग उसको मनीटरी टर्म में मेजर करेंगे। अच्छा, तो ये वाला पॉइंट भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, ये पॉइंट था मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, ये था मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटी प्लानिंग डिसीजन। कैपेसिटी प्लानिंग का डिसीजन कैसे लिया जाए, ठीक है। अच्छा, तो देखो क्या क्या एक्टिविटी को ध्यान में रख के कैपेसिटी प्लानिंग करना चाहिए। कैपेसिटी प्लानिंग डिसीजन involves activities such as क्या क्या एक्टिविटी जो है इन्वॉल्व रहेगा, सच एज पॉइंट वन, assessing the capacity of existing facilities। पॉइंट वन, ठीक है। पॉइंट टू, अच्छा, ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं कि कैपेसिटी प्लानिंग का जो डिसीजन होगा उसमें हम लोगों को क्या क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए। एसेसिंग द कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, मतलब हम लोग को ये देख लेना चाहिए कि पहले से कितना हम लोगों का कैपेसिटी है, अभी करंट कैपेसिटी क्या है वो हमें देखना चाहिए। जैसे कॉस्ट के क्वेश्चन में देखते हैं ना हम लोग कि 20% अभी जो प्लांट है, प्लांट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 70% ही कर रहा है, तो करंट कैपेसिटी चल रहा है 70%। अगर 100% ही उसका
कैपेसिटी है तो और 30% बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर उससे भी ज्यादा चाहिए, अगर हमें 200% चाहिए जो इस प्लांट से नहीं हुआ, तो और एक 100% कैपेसिटी वाला प्लांट लगाना पड़ेगा। तो वही चीज है, असेसिंग द कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मायने रखता है कि पहले से कितना है, तब जाके हमें और एक्स्ट्रा कितना लगाना है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा फोरकास्टिंग। forecasting the long range future capacity needs. फोरकास्ट द लॉन्ग रेंज फ्यूचर कैपेसिटी नीड, फिर हमें क्या करना पड़ेगा लॉन्ग रेंज में, ठीक है। हमें लॉन्ग रेंज में ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा फ्यूचर कैपेसिटी देखो, अगर हम लोग सिर्फ मतलब शॉर्ट रेंज का करेंगे, शॉर्ट रेंज का मतलब, लेकिन यहाँ पर ये वाला नहीं हो रहा है। ये वाला क्या होता है, ये जो है यहाँ पर एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब है कि हम लोग अपना जो मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें क्या और भी फैसिलिटीज एनहेंस कर रहे हैं, वो एक टाइम टेकिंग मैटर है, इसीलिए इसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है कि कितना हमें स्टॉक और भी कम ज्यादा करना चाहिए, वर्कर कम ज्यादा करना चाहिए, ओवर टाइम क्या करवाना चाहिए, वो होता है शॉर्ट टर्म। यहाँ पर बोल रहा है फोरकास्ट द लॉन्ग रेंज फ्यूचर कैपेसिटी नीड, हमें देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में हमारा कैपेसिटी जो है वो कितना जरूरत है, ठीक है। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या डिमांड है, ठीक है। पहले हमें देखना पड़ेगा क्या डिमांड है, उसके हिसाब से हम लोग फोरकास्ट करेंगे कि हमें फ्यूचर में कितना कैपेसिटी जो है एडिशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखेंगे आइडेंटिफाई एंड एनालाइजिंग सोर्स ऑफ कैपेसिटी फॉर फ्यूचर नीड्स। आइडेंटिफाई एंड एनालाइजिंग सोर्स ऑफ फ्यूचर सोर्स ऑफ कैपेसिटी फॉर फ्यूचर नीड्स, मतलब हमें देखना पड़ेगा कि कितने वर्कर, अगर वर्कर लगाने हैं तो कितने लगाने हैं, ठीक है। अगर मशीन लगाना है तो कितना लगाना है, दैट इज आइडेंटिफाई एंड एनालाइजिंग सोर्स ऑफ कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी का सोर्स क्या, वही मुझे मशीन चाहिए, वर्कर चाहिए, मेटेरियल चाहिए, क्या चाहिए मुझे, कैपेसिटी प्लानिंग किस चीज का करना है उसका मुझे सोर्स ढूंढना पड़ेगा। कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे ये चीज को इंक्रीज करना है तो उसका सोर्स क्या है, वही हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ कैपेसिटी नीड बेस्ड ऑन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सॉरी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिकल कंसिडरेशन। इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेट सोर्सेस, अब हम लोग सोर्सेस आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें ऑल्टरनेट सोर्सेस देखना चाहिए। हमारे पास बहुत सारा सोर्सेस है, ठीक है, कौन सा सोर्सेस हमें चूज करना चाहिए, तो हम लोग को उसके लिए इवेल्युएशन करना पड़ेगा, ठीक है। इवेल्युएशन द ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ कैपेसिटी नीड बेस्ड ऑन फाइनेंशियल, पैसे का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग सोर्सेज ऑल्टरनेट सोर्सेज में से जो चूज करेंगे उसमें हमें फाइनेंशियल पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए, इकोनॉमिकल कंसिडरेशन को भी, इकोनॉमिकल पॉइंट को भी ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद ही इवेल्यूट करना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे सिलेक्टिंग ए कैपेसिटी ऑल्टरनेटिव
most to achieve the mission or goal of the firm। ठीक है, सिलेक्टिंग ए कैपेसिटी ऑल्टरनेटिव मोस्ट टू अचीव द मिशन, हमें वही वाला ऑल्टरनेटिव सोर्सेस अचीव करना चाहिए जो हमारा फर्म के गोल को अचीव कर पाए, जो हमारा मिशन या जो गोल है उसको अचीव कर पाए। उस चीज को ध्यान में रख के हमें ऑल्टरनेटिव कैपेसिटी प्लानिंग सॉरी जो सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग ऑल्टरनेटिव कैपेसिटी, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये पूरा चीजें हम समझा देते हैं, एक बार फिर से एक अच्छे एग्जाम्पल से देखो, समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो एक कंपनी है फॉर एग्जाम्पल पी लिमिटेड। ठीक है, एक कंपनी है पी लिमिटेड। ये लोग क्या करता है, ये लोग मान लो मैन्युफैक्चर करता है लैपटॉप। ठीक है, 1000 लैपटॉप मैन्युफैक्चर इन ए मंथ, एक महीने में 1000 लैपटॉप जो है वो प्रोड्यूस करता है, और 100 वर्कर को काम पे लगाया जाता है। 100 वर्कर्स वर्किंग currently to manufacturing 1000 लैपटॉप। ठीक है, तो ये हम लोगों ने, ये एक स्टेप है। ये जो क्वेश्चन मैंने आंसर लिखा है कि कैपेसिटी प्लानिंग डिसीजन, ये स्टेप्स है कि कैपेसिटी प्लानिंग का डिसीजन किस तरह से लेना चाहिए। पहले देखना पड़ेगा कि मेरा एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है, असेसिंग द कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। तो पी लिमिटेड कंपनी देख रही है कि उसका एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है वो ये है कि 100 लोग मिलके एक महीने में 1000 यूनिट जो है, 1000 पीसेस बोल लो, यूनिट बोल लो, लैपटॉप बना सकते हैं। पहले एसेस करना पड़ेगा कि करेंटली सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो एसेसिंग द कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, तो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी ये हो गया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज। ये वाला पॉइंट हो गया एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, या फिर बोलो तो कैपेसिटी। ठीक है, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी क्या है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, फोरकास्टिंग द लॉन्ग रेंज फ्यूचर कैपेसिटी नीड। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना फोरकास्ट करें फ्यूचर कैपेसिटी नीड का, तो हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा कितना नीड हो सकता है फ्यूचर में लैपटॉप का। ठीक है, कितना सेल डिमांड हो सकता है, तो उसके लिए सेल फोरकास्ट जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, डिमांड फोरकास्टिंग, वो सब पॉइंट को हम लोग यूज करके क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पॉइंट 1 दे देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट बता रहे हैं कि हम लोग लॉन्ग रेंज फ्यूचर कैपेसिटी नीड को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कैसे, जैसे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। ठीक है, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, ये लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग हम लोग करेंगे कि कितना कैपेसिटी का जरूरत है। ठीक है, हाउ मच कैपेसिटी इज नीडेड, हाउ मच कैपेसिटी इज नीडेड। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि हमें ये देखना पड़ेगा, सपोज अगर हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में फ्यूचर डिमांड ऑफ लैपटॉप विल बी, अगर ऐसा लगता है कि 10,000 पर मंथ हो जाएगा, 10,000 पर मंथ, अभी तो 1000 पर मंथ है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट में जो डिमांड बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी का, जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, आज के डेट पे, तो फ्यूचर डिमांड जो है वो लैपटॉप का हो सकता है 10,000 पर मंथ। तो उसके हिसाब से हमें वर्कर भी सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 1000 वर्कर, अगर 1000 लैपटॉप अगर 100 वर्कर एक महीने में बनाते हैं, तो एक महीने में अगर हमें इसका 10 गुण हो गया, पहले 1000 बन रहा था, 1000 का अगर 10
गुण होता है तब जाके 10,000 होता है, ठीक है, 10,000 तब होता है। तो 100 लोग कर रहे थे तो 10 गुण लोग लगेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, जो हम लोग लर्निंग कर्व में पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग में, कि जब इंसान कोई एक चीज ह्यूमन बींग जिसके ऊपर सिर्फ लर्निंग कर्व जो है अप्लाई हो सकता है, मशीन वगैरह पे नहीं हो सकता है, अगर इंसान को कोई एक चीज करते करते उस चीज का नॉलेज हो जाता है तो उसको टाइम कम लग जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आज के डेट पे अगर 100 लैपटॉप बनाने के लिए, सॉरी, 1,000 लैपटॉप बनाने के लिए अगर हमें 100 वर्कर का जरूरत हो रहा है, तो 10,000 बनाने के लिए 1,000 वर्कर का जरूरत होगा, ऐसा नीड नहीं है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। फिर भी अगर हम लोग एक बार मान लेते हैं कि उतने ही प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है, क्योंकि ये तो जस्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर तो हम लोग लर्निंग कर्व नहीं पढ़ रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि पहले के हिसाब से ही अगर हम लोग प्लानिंग करते हुए चले कि वर्कर नीडेड कितना हो जाएगा, वर्कर नीडेड हो जाएगा, अगर हम लोग प्रोपोर्शनेट कर लेते हैं इस तरह से कि 1,000 के लिए 100, तो एक के लिए 100/1000 इंटू 10,000। तो 1,000 वर्कर का जरूरत होगा। एक बार मान लेते हैं कि 1,000 वर्कर का जरूरत होगा, तो ये हम लोग को एसेस करना पड़ेगा। फोरकास्टिंग द लॉन्ग रेंज फ्यूचर कैपेसिटी नीड। तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि फ्यूचर में जो डिमांड होगा उसके हिसाब से हमें कितने वर्कर की जरूरत है। अब मैं हम लोगों ने वर्कर निकाला, हो सकता है मशीन ओरिएंटेड काम हो तो मशीन का जरूरत हो सकता है, पावर को एनहेंस करने का जरूरत हो सकता है। आइडेंटिफाई एंड एनालाइजिंग सोर्सेस ऑफ कैपेसिटी फॉर फ्यूचर नीड्स। तो हमारा सोर्सेस ऑफ कैपेसिटी क्या है, वर्कर है, ठीक है। तो हमें वर्कर को ढूंढना पड़ेगा कि कहां से वर्कर लेके आए, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, इसको समझते हैं। आइडेंटिफाई एंड एनालाइज, एनालिसिस करना है हमें किसका, सोर्सेस का, ठीक है। सोर्सेस को आइडेंटिफाई और एनालिसिस करना है, ठीक है। तो सोर्सेस कौन है यहाँ पर, वर्कर, ठीक है। हमें 1,000 वर्कर का जरूरत है। तो इसका मतलब ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि वेयर टू फाइंड, कहाँ ढूंढे, ठीक है, वेयर टू फाइंड 1,000 वर्कर, ठीक है। वर्कर कहाँ से लाए, ठीक है, ताकि हमारा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, काम भी हो। हमें वैसे वर्कर लाने चाहिए ना जो हमारे काम में स्किल्ड हो। तो हमें अलग अलग जगह पे उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया पॉइंट 3, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है सोर्सेस ऑफ कैपेसिटी फॉर फ्यूचर नीड्स, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट से वर्कर आते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम केस में क्या होता है, वेस्ट बंगाल से बहुत वर्कर जो है बाहर जाते हैं, ठीक है। अब जैसे जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसके लिए अगर हम लोग देखें तो मुर्शिदाबाद वगैरह से बहुत ज्यादा वर्कर जो है आते हैं। बंगाल में हर जगह पे वो इस तरह का काम करते हैं, ठीक है। अगर कुछ आईटी सेक्टर रिलेटेड काम हो तो बैंगलोर वगैरह, ठीक है। तो वर्कर मतलब हम स्किल अनस्किल एक बार अगर दोनों ही मान लेते हैं तो हमें किस तरह का वर्कर चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा, ठीक है। इवेल्युएट करना पड़ेगा 1,000 वर्कर को। अगर हम लोग इवेल्युएट करना चाहते हैं हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट से या कौन से प्लेस से हमें वर्कर को लाना चाहिए, ठीक है। कौन से स्टेट से भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है। अच्छा, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, ठीक है, कुछ भी हो। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन से स्टेट से हमें लाना चाहिए। तो हमारा जो वर्कर रिक्वायरमेंट है वो कौन सा स्टेट या कौन सा प्लेस, ठीक है, ये मैंने स्टेट वाइज लिया है। वेस्ट बंगाल के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, हम वेस्ट बंगाल भी यहाँ पर दे देते हैं। कहाँ से हम लोगों को वर्कर मिल जाएगा, जैसे वर्कर का हमें नीड है, ठीक है। फिर हमें देखना पड़ेगा कि हर जगह के वर्कर का जो डिमांड है वो कितना है, मतलब उनको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर हो गया 600, ठीक है, यहाँ पर हो गया मान लो 700, यहाँ पर हो गया मान लो 500, ठीक है, यहाँ पर हो गया मान लो 550, ठीक है, यहाँ पर हो गया मान लो 600। इस तरह से मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया। तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है। ये देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है। इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ कैपेसिटी नीड बेस्ड ऑन फाइनेंशियल, मतलब कौन सस्ता में काम करेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी, अब सस्ता में काम करेगा इसका मतलब ये नहीं है कि अगर टेक्नोलॉजी, एक्चुअली टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट इसलिए लिखा गया है, टेक्नोलॉजी मतलब अगर ये ह्यूमन बींग की जगह मशीन ओरिएंटेड होता तो कौन से टेक्नोलॉजी वाला हमें मशीन लेना चाहिए, कहाँ से परचेस करना चाहिए, ठीक है। और इकोनॉमिकल कंसिडरेशन भी देखना चाहिए कि सस्ते में कौन अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इवैल्यूएटिंग। ये हो गया हम लोग का ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज, जहां से हम लोग अपना कैपेसिटी जो है उसको एनालाइज करेंगे कि कितने लोगों को हमें लेना चाहिए। ये होता है ऑल्टरनेटिव
सोर्स, ठीक है, ऑल्टरनेटिव सोर्स, ये हो गया ऑल्टरनेटिव सोर्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो बेस्ट है वही सिलेक्टिंग ए कैपेसिटी ऑल्टरनेटिव मोस्ट टू अचीव द मिशन और गोल ऑफ द फर्म। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो पॉइंट हो जाएगा उसमें ये हो जाएगा, सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो सपोज हम लोग को लगा कि वेस्ट बंगाल से ही ले लेना चाहिए, हमारे यहाँ से ही ले लेना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग हमारे यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि ये 600 तो लेंगे लेकिन अच्छा काम करेंगे, ठीक है, बाकी के हिसाब से ही है। अगर मान लो ये इसको एक काम करते, इसको 800 कर देते, ठीक है, तो ये 600 मान लो यही वाला ले लेते, ये मतलब इनके लिए क्या हो जाएगा, हो सकता है कि इनसे हमारा काम पूरा नहीं हो रहा है, जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया, हम लोग तो कुछ और भी ले सकते हैं, यूपी वाला भी ले सकते हैं, वहां से हम लोग देख सकते हैं कि सस्ते में हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर जस्ट ऐसे ही वेस्ट बंगाल चूज कर लिया 600, ठीक है। अगर हमें लगता है कि ये सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है तो हमें यही रिसोर्सेज जो है वो चूज करना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट का एनालिसिस इस तरह से हो रहा है। पॉइंट 1 पहले चेक करेंगे कि करंट सिचुएशन क्या है, पॉइंट 2 ये चेक करना है कि क्या फ्यूचर डिमांड होगा, उस हिसाब से क्या कैपेसिटी प्लानिंग जो है होना चाहिए। पॉइंट 3 हम लोग आइडेंटिफाई एनालिसिस करेंगे कि सोर्सेस अब मतलब कहाँ से लाए, जो सोर्सेस हमें इंक्रीज करना है कहाँ से लाए, फिर उसके बाद हमें ये कहाँ से लाए मतलब ये सब स्टेट हो गया, ठीक है, उसके बाद हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 में हमें क्या करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा अलग अलग रिसोर्सेस को, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 4, इवेल्युएट करना पड़ेगा अलग अलग रिसोर्सेस को, उसके बाद जो बेस्ट ऑल्टरनेट है उसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये पॉइंट डिस्कस हो गया कि हम लोगों को कैपेसिटी प्लानिंग डिसीजन किस तरह से लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, तो ये जस्ट समझने के लिए, ये एग्जाम में लिखने का कोई जरूरत नहीं, एग्जाम में ये लिखना है, ठीक है, ये सारा एग्जाम्पल जो है इसको लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने तो उस तरह से नहीं लिखा है, समझाते हुए बोला है, तो ऐसे लिख के आने से तो किसी को समझ भी नहीं आएगा कि ये क्या बताया जा रहा है, फिर स्टोरी करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर स्टोरी करके ये चीज को लिख सकते हो तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट जो है ये लिखना ही पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे फैक्टर affecting determination of plant capacity, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है, फैक्टर्स, कौन सा ऐसा ऐसा फैक्टर है जो कि प्लांट के कैपेसिटी को डिटरमाइन करने में इफेक्ट, मतलब अगर हमें अपना प्लांट कैपेसिटी, मतलब ये अलग से एक क्वेश्चन दे दिया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अगर मान लो हमारा प्लांट कैपेसिटी हमें इंक्रीज करना है तो क्या क्या फैक्टर इफेक्ट होगा, अगर हमें एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है प्लांट का उसको अगर इंक्रीज करना है तो क्या क्या फैक्टर इफेक्ट होगा। सबसे पहला तो इन्वेस्टमेंट का जरूरत होता है, प्लांट खरीदने में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे कि मान लो, क्योंकि प्लांट में क्या है, प्लांट मतलब क्या होता है, प्लांट मतलब कोई एक मशीन नहीं होता है, सीरियली बहुत सारा मशीन लगा हुआ रहता है जिसमें से एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे मान लो पहले उसका कुछ रॉ मटेरियल्स गया, फिर वहां से कुछ WIP हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, दो चार प्लांट के अंदर से गया, फिर उसका पैकिंग हुआ, डिजाइनिंग हो रहा है, फिर उसको कुछ पैकेट्स में डाला जा रहा है, फिर उसका डिजाइनिंग हो रहा है, फिर कवर हो रहा है। तो ये पूरा जो प्रोसेस एक जगह पे लाइन बाई लाइन होते जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लांट। ये प्लांट का मतलब कोई एक मशीन का बात नहीं होता है, प्लांट का मतलब बहुत सारा मशीन मिल के जब एक जगह पे कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग का काम करता है तब हम लोग बोलते हैं कि प्लांट लगा हुआ है इस जगह पे, ठीक है, दैट इज प्लांट कैपेसिटी। अच्छा, अब देखो क्या क्या फैक्टर्स जो है वो इफेक्टेड होगा अगर हम लोग अपने प्लांट कैपेसिटी को डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो हमें अपने पैसे को ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग के पास क्या इतना कैपिटल है जो हम लोग इन्वेस्ट करके प्लांट खरीदे। तो कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, रिक्वायर्ड, कितना कैपिटल चाहिए, अगर हम लोग प्लांट खरीदना चाहते हैं तो कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन चेंज इन
प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन, मार्केट कंडीशन, एटसेट्रा। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी का सेकंड पॉइंट क्या है? चेंज इन प्रोडक्ट डिजाइन। अगर हम लोग अपना प्रोडक्ट डिजाइन एग्जिस्टिंग जो है उसे चेंज करना चाहते हैं, प्रोसेस जैसा प्रोसेस डिजाइन था, जिस तरह से जिस वे से प्रोसेस हो रहा था उसमें अगर चेंज होगा, मार्केट कंडीशन अगर चेंज होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नया प्लांट का जरूरत होगा। ठीक है, प्लांट कैपेसिटी या तो नया जरूरत होगा या तो फिर उसमें कैपेसिटी एनहांस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन कौन से रीजन से हम लोग प्लांट कैपेसिटी का प्लानिंग करेंगे? ठीक है, हम लोग को पॉइंट क्या दिया है कि कौन कौन सा फैक्टर है जो प्लांट कैपेसिटी को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि चेंज इन प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन, मार्केट कंडीशन, ये सब प्लांट कैपेसिटी को इफेक्ट कर सकता है। थर्ड पॉइंट है लेवल ऑफ ऑटोमेशन रिक्वायर्ड, डिजायर्ड। ठीक है, तो कैसा मशीन हमें लेना चाहिए? जो ज्यादा ऑटोमेटेड मोड में हो, मतलब खुद ब खुद काम करे, लेबर ओरिएंटेड कम हो। ठीक है, अगर ऐसा हमें मशीन चाहिए तो भी हमारा प्लांट कैपेसिटी जो है, ये भी एक फैक्टर है जो कि हमारे प्लांट कैपेसिटी का जो प्लानिंग है उसको इफेक्ट कर सकता है। अगर हम लोग ऑटोमेटेड मशीन लेना चाह रहे हैं तो उसका जो है कंडीशन अलग हो जाएगा। मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड। ठीक है, मार्केट डिमांड क्या है उसके ऊपर डिपेंड करके हमें प्लांट जो है वो लेना पड़ेगा। प्लांट का कैपेसिटी को चेंज करना है तो मार्केट डिमांड को भी ध्यान में रखना चाहिए। टेक्नोलॉजी, कैसे टेक्नोलॉजिकल हमें प्लांट लेने चाहिए, तो टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी सिलेक्टेड। ठीक है, टेक्नोलॉजी कैसा होगा वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी। अगर हम लोग प्लांट कैपेसिटी डिटरमाइन करना चाह रहे हैं कि हम लोग का प्लांट कैपेसिटी क्या है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। अगर हम लोग प्लांट कैपेसिटी लगा मतलब एनहेंस करना चाहते हैं, या फिर कब कैपेसिटी प्लानिंग होता है, दो ही पॉइंट में होता है ना, कि अगर हम लोग नए हैं, नया नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तब, या फिर अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में एनहेंस मतलब एडिशन लाना चाहते हैं तब। ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर उतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं है तो हम लोग अपना प्लांट कैपेसिटी जो है उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। चेंज, अगर हम लोग प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन, मार्केट कंडीशन, ये सबको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उस हिसाब से हम लोग अपना प्लांट कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट डिजाइन चेंज हो रहा है तो मशीन प्लांट भी उस तरह से लगेगा, प्रोसेस डिजाइन के हिसाब से प्लांट लगेगा, मार्केट कंडीशन, मार्केट डिमांड क्या है प्रोडक्ट का, उस हिसाब से जो है प्रोसेस डिजाइन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट डिजाइन करना पड़ेगा, और वो सब चेंज होगा तो प्लांट कैपेसिटी का जो प्लानिंग है वो भी हमें उसको इफेक्ट करेगा। लेवल ऑफ ऑटोमेटेड डिजाइन, अगर हमें ऐसा मशीन चाहिए जो ज्यादा ऑटोमेटिक वे में काम कर रहा है तो फिर उसका तो इन्वेस्टमेंट वगैरह भी अलग आ सकता है। मार्केट डिमांड क्या है प्रोडक्ट का, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी सिलेक्टेड, किस तरह का टेक्नोलॉजी हम लोग सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है कुछ फैक्टर्स जो हमारे प्लांट कैपेसिटी डिटर्मिनेशन को इफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग। फॉर्म्स ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग, तो कैपेसिटी प्लानिंग कितने तरह का फॉर्म होता है? पहला है बेस्ड ऑन टाइम, टाइम के ऊपर डिपेंड करके एक तरह का होगा। ठीक है, जैसे कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। और दूसरा फॉर्मेट है बेस्ड ऑन, दूसरा फॉर्मेट जो है वो है बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस एम्प्लॉयड। ठीक है, कितना रिसोर्सेस हम लोगों ने अप्लाई किया है उसके ऊपर। तो देखो बेस्ड ऑन टाइम, टाइम के ऊपर दो तरह का होता है।
उस पॉइंट के नीचे लिखना है, बेस्ड ऑन टाइम के नीचे इस तरह से लिखना है, बेस्ड ऑन टाइम के ऊपर डिपेंड करके लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग, शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बस जो पार्ट है वो लिखवा रहे हैं कि अगर क्वेश्चन पूछ ले कि फॉर्म्स कितने सारे हैं कैपेसिटी प्लानिंग के, तो मेनली दो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए दो फॉर्म बनाया गया है। एक है टाइम के बेसिस का फॉर्म, एक है अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस कितना हम लोग यूज करें उसके बेसिस। तो टाइम के बेसिस पे लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग और शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ठीक है, ये देखो आज ही किया है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग, शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग, तो इसको दोबारा नहीं लिखवाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेस्ड ऑन टाइम, ठीक है, और बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस इम्प्लॉयड, मतलब कितना रिसोर्सेस है उसको हम लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे दो तरह से। पहला है फाइनाइट कैपेसिटी प्लानिंग, इनफाइनाइट कैपेसिटी प्लानिंग। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? रिसोर्सेस फाइनाइट, रिसोर्सेस इनफाइनाइट। तो क्या इसका मतलब कभी रिसोर्सेज इनफाइनाइट होता है? नहीं, रिसोर्सेज तो हमेशा स्कार्स ही होता है, ठीक है, रिसोर्सेज कभी इनफाइनाइट होता नहीं है, तभी तो हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान से रख के सारा चीजों को प्रोडक्शन। ये तो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया ना, कि रिसोर्सेज कभी भी इनफाइनाइट नहीं होता। यहाँ पर भी वही है, रिसोर्सेज इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किस तरह के रिसोर्सेज को इनफाइनाइट बोल रहे हैं वो समझना जरूरी है। जैसे अगर हम लोग का 5 मशीन है, ठीक है, जहां पर 3 मशीन में काम हो रहा है, दो पड़ा हुआ है, यानी मेरे पास दो इनफाइनाइट रिसोर्सेस है, जब हम चाहे उस दो मशीन से काम करवा सकते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है इनफाइनाइट कैपेसिटी प्लानिंग, मतलब हम लोगों ने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ठीक है, एक्स्ट्रा रखा हुआ है। जैसे मान लो अगर मेरे पास दो लैपटॉप है, एक, ठीक है, हम लोग दोनों दो लैपटॉप पे क्लास ले रहे हैं, लेकिन मान लो कभी एक लैपटॉप पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, अगर हम लोगों के पास तीसरा लैपटॉप नहीं है, अगर ऐसा बाई चांस होता है तो कोई भी एक क्लास ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो हम लोग क्या करते हैं, 4-5 लैपटॉप, जो कि पॉसिबल नहीं है फिलहाल तो, ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसा लैपटॉप रखते हैं तो उसमें क्या होगा, अगर एक लैपटॉप से कोई इश्यूज हो जाता है तो दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इंटरनेट कनेक्शन, मान लो कि अगर इंटरनेट फ्लक्चुएट वगैरह करते रहता है, तो अगर दो हम लोग कनेक्शन रखते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, एक से हम लोग काम चला रहे हैं, जैसे ही कोई प्रॉब्लम होगा दूसरा यूज कर लेंगे। दैट इज इनफाइनाइट कैपेसिटी प्लानिंग। मतलब अगर हमारे पास आइडल कुछ पड़ा हुआ है, आइडल नहीं मतलब हम लोगों ने रखा हुआ ही है इनफाइनाइट बेसिस पे, ठीक है, कि जब जरूरत होगा तब हम लोग उसे यूज कर लेंगे। या फिर लेबर, रोज हम लोग क्या करते हैं, हमारे लिए वर्कर जो है 10 ही जरूरत है, लेकिन हम लोग हमेशा 12-13 वर्कर को रखते हैं, कि जब भी बाकी लोगों को कोई भी डिस्टर्बेंस कुछ भी होता है तो ये उनके बिहाफ में काम करेंगे। तो इनफाइनाइट कैपेसिटी प्लानिंग। बट फाइनाइट कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता, जैसे अभी हम लोग के पास दो ही लैपटॉप है, दो इंसान है क्लास लेने के लिए, तो ये फाइनाइट कैपेसिटी प्लानिंग है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो फाइनाइट कैपेसिटी प्लानिंग हो गया, आइडियल मोड पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब वो इकोनॉमिक्स वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। वैसे तो सारा कुछ भी चीज इनफाइनाइट नहीं होता है, ठीक है, तब तो कोई बात ही नहीं था, सारा चीज तो खत्म होते जा रहा है, रिसोर्सेज लाइक पानी, मिट्टी, ठीक है, ये सब हमें ध्यान, कभी भी ये सब इनफाइनाइट नहीं था, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनफाइनाइट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के चीजों का बात हो रहा है, नेचुरल चीजों का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। फाइनाइट कैपेसिटी प्लानिंग और इनफाइनाइट कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब ये हो गया। और बाकी ये दो जो है, ये पॉइंट तो मैंने बोल दिया कि डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स affecting
कैपेसिटी प्लानिंग। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारे कैपेसिटी प्लानिंग को इफेक्ट कर सकता है? ठीक है, फर्स्ट है, अच्छा इसको हम लोग दो मोड में डिवाइड करेंगे, दो मोड में, ठीक है। एक हो जाएगा ऐसा फैक्टर जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे कैपेसिटी प्लानिंग को इफेक्ट कर रहा है, तो ताकि इफेक्ट ना करे उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस फैक्टर्स को रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे, यानी उसको कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। तो मोर कंट्रोलेबल और लेस कंट्रोलेबल फैक्टर्स। तो मोर कंट्रोलेबल फैक्टर्स, लेस कंट्रोलेबल फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, मोर कंट्रोलेबल फैक्टर्स में जैसे देखो, इसके नीचे नीचे इसका पॉइंट लिखेंगे, इसके नीचे इसका पॉइंट लिखेंगे, जैसे लेबर एम्प्लॉयड। देखो कितने लेबर को काम पे लेना है, 5, 10, 15, 2, कितने लेबर को काम पे लेना है, वो हम लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं। कैपेसिटी प्लानिंग जब करेंगे तब खुद कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज मोर कंट्रोलेबल फैक्टर्स, ठीक है। लेस कंट्रोलेबल मतलब लेबर परफॉर्मेंस, ठीक है। ये क्या है, लेबर परफॉर्मेंस मतलब जिन लेबरों को हम लोगों ने एम्प्लॉय किया है उनका परफॉर्मेंस क्या है, ये हम लोग उतना भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि मान लो हम लोग बोल सकते हैं, उनको सुपरवाइज कर सकते हैं, ठीक है, कि ऐसे काम करो, जल्दी करो, या फिर इस तरह से करो तो जल्दी होगा, हम लोग उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो करना उन्हीं को है। जैसे देखो, हम तुम लोग को मोटिवेट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना तो पड़ेगा तुम लोग को, नहीं तो कैसे होगा, ठीक है। खुद को तो पढ़ना पड़ेगा, जितना भी क्लास में क्यों ना पढ़ाई हो, ठीक है, खुद को तो एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। तो वही होता है कि परफॉर्मेंस तभी पता चलेगा अगर हम लोग खुद मेहनत करें, कितना भी ट्रेनिंग दे दो लेबर को, कितना भी मोटिवेट करवा दो, अगर उनको खुद से मन नहीं है अपना परफॉर्मेंस एनहांस करने का, तो वो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, एकदम नहीं बोलेंगे, लेस कंट्रोलेबल फैक्टर्स है। हम लोग डांट के कुछ भी मतलब उनसे खिटर पिटर करके कैसे भी करके काम निकलवाने का कोशिश करेंगे, लेकिन अगर खुद को ही मन नहीं है तो फिर कैसे होगा। तो ये कंट्रोलेबल उतना भी नहीं है, दैट इज लेस कंट्रोलेबल फैक्टर्स। सेकेंड हो गया मशीन इंस्टॉल्ड, मशीन इंस्टॉल्ड मतलब वही कितने लेबर लगाएंगे, यहां पर मैंने लिख दिया कितने मशीन लगाएंगे, ये पॉइंट 1 होगा, गलत हो जा रहा है, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2। मशीन इंस्टॉल्ड, कितना सारा मशीन लगाएंगे, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये हमारे बिल्कुल कंट्रोल में है, हम लोग अपने हिसाब से मशीन लगा सकते हैं। बट मशीन ब्रेक डाउन, मशीन ब्रेक डाउन, ठीक है। लेकिन अगर मशीन ब्रेक डाउन हो जाता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, लेकिन मशीन ज्यादा ब्रेक डाउन ना हो उसके लिए हम लोग मेंटेनेंस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो लैपटॉप में दो ही लैपटॉप है, पता है कि हमारे पास फाइनाइट सोर्सेस है, इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। तो दो लैपटॉप लगा सकते हैं, ये हमारे हाथ में था, हम लोगों ने दो लैपटॉप लगा लिया। लेकिन अगर लैपटॉप को बहुत ही ज्यादा रफली यूज करेंगे, उसको मेंटेन नहीं करेंगे, तो वो बार बार ब्रेक डाउन होगा। लेकिन कभी नहीं होगा ये तो कोई नहीं बोल सकता है, तो वो ब्रेक डाउन हो सकता है, लैपटॉप में भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आफ्टर ऑल मशीन है, ठीक है। तो उसी तरह से मशीन ब्रेक डाउन जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ लेस कंट्रोलेबल है, लेकिन हम लोग चाहे तो उसे मेंटेन करके ब्रेक डाउन जो है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया लेस कंट्रोलेबल फैक्टर्स। नेक्स्ट लिखेंगे शिफ्ट ऑफ वर्क पर डे, एक दिन में कितना शिफ्टिंग करवाना है वर्कर से, वो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। ये एक दिन में कितना शिफ्टिंग करवाना है वो हमारे कंट्रोल में है। नेक्स्ट लिखेंगे, ये इधर का ही लिखेंगे, इसके बाद इधर वाला लिखेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर पे डेज ऑफ वर्क पर वीक, ठीक है।
एक हफ्ते में, ये था शिफ्टिंग, मतलब एक दिन में एक वर्कर को कितना शिफ्ट करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है, एक दिन में एक वर्क, सॉरी, डेज ऑफ वर्क पर वीक, अच्छा एक हफ्ते में कितना दिन काम करवाएंगे, ठीक है, मतलब हफ्ते में 7 दिन ही करवाना है या 5 दिन करवाना है या 6 दिन करवाना है, वो भी हमारे कंट्रोल में होता है। ओवर टाइम, कितना एक्स्ट्रा काम करवाना है, दैट इज ओवर टाइम, ये भी कंट्रोलेबल होता है, ठीक है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, अगर सब कॉन्ट्रैक्ट करना है, सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब किसी से हम लोगों ने काम ले लिया, लेकिन उसका वो काम जो है खुद नहीं करके किसी और को दे दिया, सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, या फिर उस काम का कुछ एक पोर्शन, मान लो उसमें बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, जिसमें एक मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो हम लोगों ने किसी और को दे दिया, तो फिर वो सेमी फिनिश गुड्स को हमें दे दिया, बाकी काम हमारे फैक्ट्री में कंप्लीटेड होता है, तो दैट इज कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कि खुद करना है कि सब कॉन्ट्रैक्ट से करवाना है, ठीक है, ये भी हमारे कंट्रोल में है। नेक्स्ट लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, कितना यूनिट प्रोडक्शन करना है, ठीक है, ये भी हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, कितना यूनिट प्रोडक्शन करना है। अब हमारे कंट्रोल में क्या क्या नहीं है, देखो 2 पॉइंट तो लिखा था, थर्ड पॉइंट लिखते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है स्ट्राइक, ठीक है, अगर किसी भी तरह का स्ट्राइक वगैरह हो रहा है तो ये हमारे कंट्रोल में बिल्कुल ही नहीं होता है, ठीक है, लेस कंट्रोलेबल होता है, लेबर स्ट्राइक वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। नेचुरल, नेचुरल कैलमिटीज, मतलब अगर मान लो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, ठीक है, ये सब तो हमारे हाथ में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग इसे जो है कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे मान लो भूकंप वगैरह का तो बहुत ही मुश्किल है, ये तो समझ में ही नहीं आता कब आ जाता है, लेकिन हाँ, जो बाढ़ वगैरह होता है उसको अगर पहले से इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है गवर्नमेंट के तरफ से कि हाँ ऐसा कुछ साइक्लोन वगैरह आने वाला है, तो हम लोग अपना जो भी है कुछ जो प्रिकॉशंस वगैरह है ले सकते हैं, ताकि हमारा जो लॉसेस है वो कम हो, लेकिन बिल्कुल नहीं होगा, या फिर ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इतना हम लोग बोल सकते हैं कि इसको हम लोग रोक नहीं सकते। अब मान लो ऐसे ही भूकंप वगैरह आया कि पूरा मतलब फैक्ट्री को तहस नहस करके चला गया, फैक्ट्री उठा के तो कोई कहीं नहीं लेके जा सकता है, हाँ हो सकता है कुछ रॉ मटेरियल अगर है तो इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री में तो कितना सारा सामान रहता है, क्या सारे चीज को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना पॉसिबल होगा, नहीं होगा, लेस कंट्रोलेबल फैक्टर है, जितना हो सके हम लोग बचाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। फिफ्थ नंबर पॉइंट पे लिखेंगे फायर एक्सीडेंट, ठीक है, आग वाग लग गया, लेस कंट्रोलेबल, ठीक है, आग लगने से मतलब बुझाने का कोशिश करेंगे, ये है कंट्रोल में, बाकी आग ना लगे उसका भी कोशिश करेंगे, ऐसे प्रिकॉशन के साथ काम करना चाहिए कि इस तरह का जो है एक्सीडेंट ना हो, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाता है, दैट्स वाई तो एक्सीडेंट, अगर ऐसा हो जाता है तो ये फैक्टर जो है ये लेस कंट्रोलेबल है। नेक्स्ट लिखेंगे थेफ्ट, चोरी वगैरह होना, ठीक है, ये भी लेस कंट्रोलेबल है, हम लोग सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रख सकते हैं, फिर भी हो सकता है कि चोरी हो गया, ठीक है, तो दैट इज लेस कंट्रोलेबल फैक्टर्स। सेवेंथ नंबर है लॉकआउट, ठीक है, लॉकआउट वगैरह हो जाता है, ठीक है, इससे भी हम लोग के बिजनेस को लॉस होता है, लॉकआउट वगैरह अगर हो जाएगा तो ये भी अनकंट्रोलेबल है, मतलब लेस कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल नहीं बोलेंगे, यहाँ पर पॉइंट को दो जो नाम दिया गया है वही हमें पढ़ना है, लेस कंट्रोलेबल फैक्टर्स, ये हो गया मोर कंट्रोलेबल फैक्टर्स, फैक्टर्स इफेक्टिंग कैपेसिटी प्लानिंग, ठीक है, तो ये देखो ये वाला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर एक बार मैट में देख लो, ये वाला पॉइंट हम लोग का खत्म हो गया, यहाँ पर ये जो स्टडी नोट 2 चल रहा था, यहाँ पर दिखा देते हैं एक बार, स्टडी नोट 2 में हम लोगों ने डिमांड फोरकास्टिंग कर लिया, कैपेसिटी प्लानिंग ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, मतलब ये थ्योरी था, अब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, तो ये बिल्कुल थ्योरी था, कैपेसिटी प्लानिंग वो कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार मैट में भी, इसमें ये नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है इसमें फिर से प्रैक्टिकल भी आ जाएगा, ठीक है, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल आ जाएगा, अभी हम लोगों ने यहाँ तक ही कंप्लीट किया, ठीक है, लेस कंट्रोलेबल फैक्टर, ठीक है, ये
फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी प्लानिंग, यहाँ तक कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, जो कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही है। तो पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही प्रैक्टिकल कर पाएंगे। चलो अच्छा, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, कैपेसिटी का रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है, इसमें हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ये देखो मैट में भी वही होगा, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है, इसी तरह से ही पढ़ेंगे। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग पहले लिख लेते फिर समझाएंगे। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, इसको बोला जाता है सीआरपी, ठीक है। सीआरपी इज अ टेक्निक which determines what equipment and labor or personnel capacities are required to meet the production objective as per the master production schedule and material requirement planning, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, दैट इज एमआरपी। तो क्या बोला है, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज अ टेक्निक। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या है, ये एक टेक्निक है, ठीक है, विच डिटरमाइंस व्हाट इक्विपमेंट एंड लेबर और पर्सनल कैपेसिटी एज रिक्वायर्ड। हमें क्या चाहिए, अगर हमें कैपेसिटी का रिक्वायरमेंट है तो किस तरह की कैपेसिटी का रिक्वायरमेंट है, कोई इक्विपमेंट चाहिए, मतलब कोई मशीन इक्विपमेंट वगैरह चाहिए, कोई लेबर चाहिए, या पर्सनल, पर्सनल मतलब वही ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, यानी कि लेबर या पर्सनल कैपेसिटी चाहिए, आर रिक्वायर्ड टू मीट द प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव। हमारा प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें कितना प्रोडक्शन करना है, उसके हिसाब से हमें क्या कैपेसिटी चाहिए, ठीक है, वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए जो टेक्निक का जरूरत होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है, ये एक टेक्निक हो जाएगा। रिक्वायर्ड टू मीट द प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव एज पर द मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है। और उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एज पर द मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, हमारा जो प्रोडक्शन शेड्यूल है और जो हम लोग का प्रोडक्शन मतलब जिस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जैसा मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है वो चीज को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्या हो गया,
Capacity requirement planning is a technique which determines what equipment and labor or personal capacities are required to meet the production objective as per. प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव किस तरह से हम लोगों ने डिटरमाइन किया हुआ है, हमारा जो प्रोडक्शन शेड्यूल है और जो मटेरियल जरूरत होता है उसके लिए, प्रोडक्शन जो हो रहा है उसके लिए जो मटेरियल का जरूरत होता है उसके लिए जो शेड्यूलिंग किया हुआ है उसके हिसाब से हमें अपना जो डिमांड है उसे मीट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए हम लोग जो प्लानिंग करेंगे अपने कैपेसिटी बढ़ाने का, चाहे वो लेबर ओरिएंटेड हो चाहे वो मशीन ओरिएंटेड हो, उसको बोला जाता है कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लो एक कंपनी है पी लिमिटेड, ठीक है, कंपनी है पी लिमिटेड। इसका प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव है 10,000, जो भी ये प्रोडक्शन कर रही है 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करना इन 1 ईयर। एक साल में इनका जो प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव है कि 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इनका थिंकिंग क्या होना चाहिए, इसके लिए सोचना पड़ेगा इनको कि ये 10,000 यूनिट जो प्रोडक्शन करना है इसके लिए इनको कितना लेबर या मशीन का जरूरत है, ठीक है। तो क्या इनके दिमाग में क्या क्वेश्चन वन आना चाहिए, क्वेश्चन वन आना चाहिए लेबर रिक्वायरमेंट, लेबर रिक्वायरमेंट। और क्वेश्चन टू आना चाहिए अगर लेबर नहीं तो मशीन रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये इनके दिमाग में दो क्वेश्चन आना चाहिए कि कितना लेबर रिक्वायरमेंट होगा या कितना मशीन का रिक्वायरमेंट होगा। ये जो कंपनी है इसके दिमाग में ये दो क्वेश्चन आना चाहिए अगर इसका फ्यूचर प्लान है, मतलब प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव है 10,000 यूनिट इन 1 ईयर, अगर इनका ऑब्जेक्टिव है तो, ठीक है। तो ये जो है ये कौन सोचेगा, ये सोचेगा ऑपरेशन मैनेजर को ये चीज सोचना पड़ेगा, ठीक है। जो ऑपरेशन मैनेज करता है दैट इज ऑपरेशन मैनेजर को ये चीज सोचना पड़ेगा कि एक साल में अगर 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो कितना लेबर चाहिए या फिर कितना मशीन चाहिए, ठीक है। तो ये तो चीज को जो ये सोचेंगे, ठीक है, ऑपरेशन मैनेजर जो ये चीजों को ध्यान दे के सोचेंगे, इसको ही बोला जाता है कैपेसिटी प्लानिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? कैपेसिटी प्लानिंग रिक्वायरमेंट, सॉरी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, प्लानिंग, ठीक है। ये मैनेजर के दिमाग में जो भी आंसर आएगा, ये अगर सोचेंगे तो इनके दिमाग से कुछ तो निकलेगा, तो ये जो आंसर आ गया ये आंसर ही किस चीज का आ जाएगा, ये आंसर से ही पता चल जाएगा कि कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या है, मतलब हमें लेबर ज्यादा चाहिए मशीन ज्यादा चाहिए, अगर चाहिए तो कितना चाहिए। तो जो आंसर मिलेगा वो हो सकता है कि दोनों का कंबाइन भी हो, मशीन हम मान लो 2 चाहिए, ठीक है, लेबर मान लो 10 चाहिए या फिर मान लो 15 चाहिए, ठीक है। मशीन 2 चाहिए लेबर 15 चाहिए, ऐसा कोई कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही, अपने 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 ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कुछ ना कुछ तो आंसर आ ही जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी प्लानिंग रिक्वायरमेंट। तो देखो वही चीज लिखा हुआ है, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज अ टेक्निक विच डिटरमाइंस व्हाट इक्विपमेंट लेबर और पर्सनल कैपेसिटी आर रिक्वायर्ड टू मीट द प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव। प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये वाला था। अब प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया जाता है कि जैसा प्रोडक्शन शेड्यूल है और जैसा मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है उसको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब उस प्रोजेक्ट प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमें जो है कैपेसिटी को ढूंढना पड़ेगा कि कैपेसिटी रिक्वायरमेंट किस चीज का है, ठीक है, लेबर का है या मशीन का है, अगर है तो कितना है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा टेक्निक है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है, जो कि एक टेक्निक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रैटेजीज, ठीक है, इसका स्ट्रैटेजीज भी है, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग स्ट्रैटेजीज। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग स्ट्रैटेजीज,
क्या क्या स्ट्रेटेजीज है जो हमें अप्लाई करना चाहिए जब हम लोग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया कि मशीन इतने सारे चाहिए, कितना लिखा है मैंने, 2, लेबर हमें 15 चाहिए, तो इस पे हमें क्या क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहिए। तो देखो क्या होगा, 2 टाइप्स ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग स्ट्रेटेजीज आर यूज्ड। 2 तरह का मेनली स्ट्रेटेजी प्लानिंग यूज होता है। पॉइंट 1, लेवल लेवल कैपेसिटी प्लान एंड पॉइंट 2, मैचिंग कैपेसिटी विथ डिमांड प्लान। तो ये 2 तरह का स्ट्रैटेजी हमें लेना चाहिए। लेबल कैपेसिटी प्लान क्या होता है देखेंगे, एंड मैचिंग कैपेसिटी विथ डिमांड प्लान। ये तो समझ में आ रहा है, मैचिंग कैपेसिटी विथ डिमांड, डिमांड के साथ मैच करना चाहिए, उस हिसाब से हमें कैपेसिटी प्लान करना चाहिए, ठीक है। और लेबल कैपेसिटी प्लान, तो देखो पहला पॉइंट लिखते हैं, लेबल कैपेसिटी। लेबल कैपेसिटी प्लान इज बेस्ड in produce to stock and sale, produce to stock एंड सेल। मतलब हमें कुछ स्टॉक करके भी रखना है जो हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, और उसे से कुछ सेल भी करना है, ठीक है। ऐसे अप्रोचेस के जो बिजनेस होते हैं, मतलब जॉब कॉस्टिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। जॉब वर्क जो लोग करते हैं उनके लिए नहीं होता, क्योंकि वो कभी स्टॉक करते ही नहीं है, ठीक है। ये तुम लोगों ने ग्रुप 1 में पढ़ा ही है, जॉब और बैच का डिफरेंस। तो जॉब वाले ये वाला लेवल कैपेसिटी प्लानिंग करेंगे नहीं, क्योंकि इनको प्रोड्यूस करना है सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए, स्टॉक तो ये लोग करते नहीं है। तो अप्रोचेस wherein wherein the production system are operated at uniform production levels and finished goods, inventories, rise and fall depending upon whether production level exceed demand or vice versa from time period to time period, ब्रैकेट में से every quarter, every quarter। अच्छा, क्या बोल रहा है देखो, इसको पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। लेबल कैपेसिटी प्लान इज बेस्ड इन प्रोड्यूस टू स्टॉक एंड सेल अप्रोचेस। मतलब जिनको प्रोड्यूस करके बेचना भी है और कुछ स्टॉक भी करना है, उनके लिए लेबल कैपेसिटी प्लानिंग जो है वो एप्लीकेबल होता है। वेयर इन द प्रोडक्शन सिस्टम आर ऑपरेटेड एट यूनिफॉर्म प्रोडक्शन लेवल, ठीक है, यूनिफॉर्म प्रोडक्शन लेवल, एंड finished goods inventories rise and
fall depending upon whether the production level exceed demand और वाइस वर्सा। बोल रहा है कि फिनिश गुड्स का जो हम लोग जो स्टॉक करना चाहते हैं उसका लेवल जो है वो कम या ज्यादा कब हो सकता है। ये वाला लाइन एक बार देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि फिनिश्ड गुड्स मतलब जो फिनिश गुड्स इन्वेंटरीज मतलब जो सेल करने के लिए रेडी है, ठीक है। राइज एंड फॉल डिपेंडिंग अपॉन वेदर प्रोडक्शन लेवल एक्सीड डिमांड और वाइस वर्सा, मतलब प्रोडक्शन लेवल क्या डिमांड से कम या ज्यादा हो जा रहा है, मतलब डिमांड कुछ और है प्रोडक्शन कुछ और हो रहा है। इस हिसाब से क्या हो सकता है, फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है वो हमारा कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। पीछे हम लोगों ने देखा कि बहुत सारा फिनिश गुड्स रह गया, ठीक है, मतलब फिनिश गुड्स स्टॉक हो गया, मतलब बिका नहीं। फिनिश गुड्स तो बेच सकते हैं, अगर नहीं बिका तो सेल हो सॉरी स्टॉक हो जाता है। तो अगर स्टॉक हो रहा है इसका मतलब हमारा प्रोडक्शन लेवल जो है वो डिमांड से ज्यादा हो गया। और अगर हमारा मतलब कुछ क्लोजिंग स्टॉक नहीं रह रहा है तो इसका मतलब जो डिमांड है उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्शन लेवल जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। और ये जो है ये चेंजेस हो सकता है, यहाँ पर बोल रहा है ये वाइस वर्सा मतलब वही ऑपोजिट जो मैंने बताया। फ्रॉम टाइम पीरियड टू टाइम पीरियड, ये मतलब एक टाइम जैसे कि मान लो क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, ईयरली, जैसे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, देखो लेबल कैपेसिटी प्लान इज बेस्ड इन प्रोड्यूस टू स्टॉक एंड सेल अप्रोचेस वेयर इन द प्रोडक्शन सिस्टम आर ऑपरेटेड एट यूनिफॉर्म प्रोडक्शन। एक ही तरह का जहां पर प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वहां उस तरह के प्रोडक्शन सिस्टम का बात बोल रहा है, ठीक है, जहां पर फिनिश गुड्स का कम या ज्यादा होना, फिनिश गुड्स फिनिश स्टॉक जो है जो ट्रेडिंग में बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो वो उसका लेवल कम या ज्यादा होता है, डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर, ठीक है, टाइम पीरियड टू टाइम पीरियड। इस तरह के जो मतलब कैपेसिटी प्लान है इसको बोलते हैं लेबल कैपेसिटी प्लान, ठीक है। लेबल कैपेसिटी प्लान ये दो टाइप ऑफ कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग का एक पहला स्ट्रैटेजी है। या तो हम लोग लेबल कैपेसिटी प्लान कर सकते हैं या तो कर सकते हैं मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड प्लान। ये देखो ये कैसा होता है। सेकेंड पॉइंट, मैचिंग कैपेसिटी विथ डिमांड plan. In this plan, production capacity is matched with demand in each period. पीरियोडिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको मैच करवाते जाएंगे। मार्केट में डिमांड क्या है, हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, क्या हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग एक पीरियड वाइज चेक करते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि वीकली या फिर मंथली, जैसे होता है ना कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जैसे कि लाइक शुगर थायराइड, इस तरह का चीज का क्या होता है ना, एक वीकली जो है मतलब एक 3 मंथ्स का जैसे थायराइड का चेकिंग होता है, शुगर का भी होता होगा, कुछ एक प्रोसेस होता होगा। तो ये क्या होता है, हम लोग चेक करते जाते हैं कि जो है लेवल सही है खराब है, ठीक है। उसी तरह से बिजनेस में भी क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को सही चलाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी को हमेशा मैच करते जाना पड़ेगा एक पीरियड वाइज। अब पीरियड खुद को सोचना है कि हमें वीकली चेक करना अच्छा रहेगा या हम लोग इसे मंथली चेक करें या फिर हम लोग इसे क्वार्टरली चेक करें, वो तो ऑर्गेनाइजेशन के थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करे, उनका कैसा सिचुएशन है उस हिसाब से वो लोग अपना जो है चेक करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, चेक कर सकते हैं कि क्या किस तरह से इनका मार्केट कैपेसिटी क्या है, मार्केट डिमांड क्या है इनके प्रोडक्ट का। नेक्स्ट लिखेंगे यूजुअली material flows and machine capacity are changed from quarter to quarter to match demand.
अच्छा, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यूजुअली मेटेरियल फ्लोज एंड मशीन कैपेसिटी, मेटेरियल का फ्लो कैसा हो रहा है और मशीन का कैपेसिटी क्या है, इसका जो चेंजेस है इसे क्वार्टर टू क्वार्टर ही देखा जाता है, ताकि हम लोग डिमांड का मैच, मतलब बेस्ट पीरियड होता है क्वार्टर टू क्वार्टर, ठीक है। द मेन एडवांटेज आर, the main advantages are low levels of finished goods inventory, resulting in lesser inventory carrying cost। देखो ये पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पर, यहाँ तक तो हम लोगों ने देखा कि मेटेरियल का फ्लो और मशीन का कैपेसिटी डिमांड के साथ अगर हमें चेक करना चाहिए तो वो क्वार्टर टू क्वार्टर हमें चेक करना चाहिए। द मेन एडवांटेजेस आर लो लेवल ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री रिजल्टिंग इन लेसर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। क्या होता है कि लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री, ये तो हमें पता ही है, जब हम लोग मेटेरियल कॉस्ट पढ़े थे, ठीक है, मेटेरियल का कैरिंग कॉस्ट मतलब मेटेरियल को रखने का खर्चा, ठीक है। तो अगर क्वांटिटी कम होगा तो मेटेरियल का खर्चा भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि मेटेरियल का मैनेजमेंट भी तो करना है ना, यहाँ पर मैनेजमेंट दो तरह का हो रहा है ना, मेटेरियल का मैनेजमेंट का भी तो बात हो रहा है। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा था, इन दिस प्लान प्रोडक्शन कैपेसिटी इज मैच विद डिमांड इन ईच पीरियड, मंथली क्वार्टरली डिमांड, ठीक है। यूजुअली मेटेरियल फ्लोस, ये देखो मेटेरियल का फ्लो का भी मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये बता रहा है कि द मेन एडवांटेज आर, अगर लो लेवल ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग रख रहे हैं तो हमारा जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है वो कम होगा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक जितना कम होगा कैरिंग कॉस्ट उतना कम होगा, क्योंकि उस स्टॉक को रखने का जगह चाहिए। अगर गोडाउन रेंट पे ले सकते हैं, स्टोर ले सकते हैं, वहां पर एक स्टोर कीपर रखना पड़ेगा, वहां पर एक स्टोर मैनेजर रखना पड़ेगा, तो इस तरह का खर्चा जो है वो बढ़ जाता है। और अगर हम लोग का लो लेवल ऑफ फिनिश गुड्स जो है क्लोजिंग स्टॉक बनेगा तो वहां पर हमारा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो द बैक ऑर्डरिंग कॉस्ट इज रिड्यूस्ड। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया यहाँ पर, और थोड़ा सा बाकी है ये वाला पॉइंट। कहाँ तक लिखा है, ऑल्सो द बैक ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ऑल्सो द बैक ऑर्डरिंग कॉस्ट इज रिड्यूस्ड। द डिसएडवांटेज ऑफ the disadvantage the disadvantages are high labor and material cost because of frequent changes in workforce। अच्छा, जैसे कि हायरिंग, ट्रेनिंग, ले ऑफ कॉस्ट, ओवर टाइम और आइडल टाइम कॉस्ट और सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट।
अच्छा, ये पॉइंट क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, देखो फिर से एक बार पूरा चीज देख लेते हैं। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग का स्ट्रैटेजी क्या होता है। हम लोग दो स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। एक होता है लेवल कैपेसिटी प्लान और एक होता है मैचिंग कैपेसिटी प्लान। तो मैचिंग कैपेसिटी प्लान का यहाँ पर हम लोगों ने एडवांटेजेस तो देखा कि कैरिंग कॉस्ट कम होता है, ऑल्सो द बैक ऑर्डरिंग कॉस्ट इज रिड्यूस्ड, बैक ऑर्डरिंग कॉस्ट भी जो है वो कम होता है। नेक्स्ट क्या बोला गया था, द डिसएडवांटेज आर हाई लेबर, ठीक है, एंड मटेरियल कॉस्ट बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट चेंजेस इन वर्क फोर्स। अगर हम लोग अपना बार बार जो कैपेसिटी है उसे चेंज करते जाएंगे मार्केट डिमांड के साथ साथ, तो ऑब्वियसली हमारा जो हायरिंग कॉस्ट, नए लेबर का ट्रेनिंग कॉस्ट, ले ऑफ कॉस्ट, ओवर टाइम करवाना लेबर से, या तो नए लेबर को लगा लो तो उनके पीछे ट्रेनिंग, मोटिवेशन, ये सब खर्चा चला जाएगा, या तो फिर हमें क्या करना है, ओवर टाइम करवाना है तो वो ओवर टाइम कॉस्ट लग जाएगा। अगर किसी लेबर को ज्यादा लगा के रख लिया है और उनका अभी कोई काम नहीं है तो आइडल टाइम कॉस्ट, वो अगर बैठे हैं तो आइडल टाइम कॉस्ट, ठीक है। या फिर सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट, अगर हम लोग खुद नहीं कर पा रहे किसी और से करवा के, मान लो है, ठीक है, मतलब तीन इंसान, जैसे कि मान लो तीन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक है ए, बी और सी। ए ऑर्गेनाइजेशन ने बी को ऑर्डर दिया है, बी ने वो काम पूरा नहीं कर पाए या फिर उसने सी का हेल्प ले लिया, दैट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट। तो सी को उसको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा ना, फिर फिनिश गुड्स को वो ए को ट्रांसफर कर देगा। तो ये जो होता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट। तो अगर हम लोग अपना जो रिक्वायरमेंट है वो प्लानिंग, रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो है बार बार चेंज करते जाएंगे मार्केट डिमांड के साथ, तो हम लोग का ये सब खर्चा जो है एक्स्ट्रा हो सकता है, ठीक है। तो मतलब हर एक चीज का अच्छा, मतलब एक अच्छा पहलू होता है और एक खराब। तो वही चीज है कि एडवांटेजेस भी है जैसे इसका, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्ट्रैटेजीज। तो देखो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, टू टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज प्लान, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी, और कुछ थोड़ा सा थ्योरी है, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, जितना सा थ्योरी बाकी है वो करवा के हम लोग फिर से प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं। अच्छा, आज हो सकता है कि हम बता देंगे थोड़ी देर बाद कि शाम को कॉस्ट क्लास, जैसा मैंने बोला था, तो वो कॉस्ट क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग वगैरह, बजट वगैरह जो भी है तुम लोग का, तो हम बता देंगे थोड़ी देर में कि आज से ही होगा या फ्राइडे से होगा, 2 दिन रहेगा। आज शाम को रहेगा और फ्राइडे जो है वो सुबह रहेगा, ठीक है। और फ्राइडे वाला जो क्लास जैसे चल रहा था, स्पेशली ग्रुप 2 के लिए जो 2-3 टॉपिक है वो चलेगा अभी, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा भी चलेगा, और वो जैसे कंप्लीट हो जाएगा ये 2 रेगुलर क्लास चलता जाएगा। तो आज होगा कि नहीं हम बता देंगे, थोड़ी देर बाद में व्हाट्सएप करके मैम बता मैम देते। हाँ बोलो। आज आज हम शाम को बाहर जा रहे थे तो मौसम नहीं कर, अगर होगा तो